नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। दिन भर की रही सुर्खियां और जो रही हैं बड़े मुद्दे आज जनमत में, उन्हीं पर होगी विस्तार से चर्चा। और चर्चा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले पुणे की खबर से। पुणे में बीते कुछ दिनों से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ कथित छेड़छाड़ के बाद सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट वायरल हुई है, जो इलाके में दो गुटों के बीच झड़प का कारण बना है। मामला तेजी से बढ़ा और पुलिस को तत्काल स्थिति संभालनी पड़ी है। घटना की शुरुआत 26 जुलाई को हुई, जब पुणे के एक इलाके में छत्रपति शिवाजी की एक प्रतिमा को खंडित पाया गया। इस घटना को कुछ जिहादी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद तरीके से शेयर किया गया। एक तस्वीर जिसमें खंडित प्रतिमा दिख रही थी और इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिससे मामला और अधिक उजागर हुआ है। इसके बाद दोनों गुटों के बीच सोशल मीडिया पर बहसें और जमीन पर तनाव बढ़ने लगा। दो समुदायों के बीच मारपीट और झड़प की खबर आते ही और स्थिति के बिगड़ते ही पुलिस ने इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया। पुणे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति को संवेदनशील पर नियंत्रण में बताया है और कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस तरह की घटनाएं केवल सामाजिक सद्भाव को ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की भूमिका और निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। तकनीक का गलत इस्तेमाल कर अफवाहें फैलाना और धार्मिक भावनाएं भड़काना आज एक बड़ी चुनौती बन चुका है। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं और तकनीकी टीमों को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर लगाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में यह स्पष्ट किया है कि धार्मिक प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ और उसे प्रचारित करना कितना गंभीर और भड़काऊ मुद्दा बन सकता है। जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। स्थानीय नेताओं और समाजसेवियों ने भी संयम बरतने की बात कही है। प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है कि यह जो कृत्य है केवल तोड़फोड़ की था या इसके पीछे कोई पूर्व नियोजित साजिश थी। विवादित सोशल मीडिया स्टेटस पर हिंसा की गई है। विवादित पोस्ट के बाद लगातार गुटों में झड़प हो रही, जिसकी तस्वीरें आप देख रही हैं। और अब बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा ने दस्तक दी है। राजीपुर थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव में महावीरी झंडा जुलूस पर हुए पथराव ने हिंदू मुस्लिम तनाव को हवा दे दी है। गुरुवार शाम बासघाट से निकला हिंदुओं का धार्मिक जुलूस जब मीनापुर मस्जिद के पास पहुंचा, तभी छतों से पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। इस हमले में एसएचओ समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। भगदड़ में श्रद्धालु अपने झंडे छोड़कर भागने को लेकर मजबूर हुए। जवाबी पथराव और आगजनी ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया। रात के अंधेरे में एक घर को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। यह कोई नई घटना नहीं है। पिछले साल भी इसी रूट पर मुसलमानों ने जुलूस को निशाना बनाया था। हर साल बांसघाट से लखनसेन अखाड़ा तक जाने वाली इस यात्रा में हजारों लोग शामिल होते हैं, लेकिन मीनापुर में मस्जिद के पास बार बार आखिरकार विवाद क्यों? क्या यह सुनियोजित साजिश है, प्रशासन की नाकामी या स्थानीय नेताओं का मौन इस आग को और भड़का रहा है? पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुखिया के पति मोहम्मद इसरार भी शामिल है। एसएसपी सुशील कुमार ने वीडियोग्राफी के जरिए उपद्रवियों की पहचान का दावा किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दोषियों को सख्त सजा मिलेगी? गांव में भारी पुलिस बल हालांकि तैनात है, लेकिन तनाव लगातार बरकरार है। क्या बिहार फिर सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में जाएगा या प्रशासन समय रहते स्थिति को काबू कर पाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज ये मीनापुर गांव में जो राजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, महावीरी झंडा जुलूस निकला हुआ था। उसी में ही बीच रास्ते में जुलूस के दौरान ही कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा छत से पत्थरबाजी की गई जुलूस पे। वहाँ पे जो पुलिस फोर्स और पुलिस पदाधिकारी एसएचओ भी मौजूद थे। उसको भी एसएचओ को भी चोट लगी है, सर को चोट लगी थी। अभी उनकी प्राथमिक इलाज की गई है, अभी ठीक है। कुछ महावीरी जुलूस में जो लोग थे उनमें भी कुछ लोग इंजर्ड हुए थे, जिनका प्राथमिक उपचार कराया गया है, अभी ठीक है। जो इसमें उपद्रवी तत्व इन्वॉल्व है, उनकी हम लोग वीडियोग्राफी जो की गई है, कौन सी भी वीडियोग्राफी की गई थी, उसके आधार पर पहचान कर रहे हैं और उसके बाद जो है गिरफ्तारी के लिए हम लोग, हमारी टीम है यहाँ पे, फोर्स हम लोगों ने तिवाटी यहाँ पे बुलाई हुई है
ग्रामीण एसपी, मैं खुद और उसके अलावा जो डीएसपी हैं, सारे लोग यहाँ पे अभी उपलब्ध है और छापेमारी की जाएगी और जितने भी इसमें लोग शामिल उसको गिरफ्तारी करने। और अब बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता में एक चौंकाने वाली गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के जादवपुर इलाके से एक बांग्लादेशी नागरिक शांता पॉल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो फर्जी दस्तावेजों के दम पर भारत में कई वर्षों से रह रही थी। शांता पॉल बांग्लादेश में एक जानी मानी टीवी एंकर और मॉडल रह चुकी हैं। वह भारत में फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड बनवाकर लंबे समय से रह रही थी। पुलिस को उसके पास से 2 अलग-अलग पते वाले आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, बांग्लादेशी पासपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट, रीजेंट एयरवेज का आईडी कार्ड और अन्य संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि उसका वीजा महीनों पहले समाप्त हो चुका था, लेकिन वह बांग्लादेश वापस नहीं लौटी। शांता पॉल को एक भारतीय नागरिक शेख मोहम्मद अशरफ के साथ रहते हुए पाया गया। पुलिस को उनका विवाह प्रमाण पत्र और अशरफ का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है। दोनों की शादी 5 जून को दर्ज की गई थी। आशंका जताई जा रही है कि यह शादी भारत में रहने का ढांचा खड़ा करने की एक रणनीति हो सकती है। पुलिस अब यह जानने में जुटी हुई है कि शांता ने इतने सारे भारतीय दस्तावेज कैसे और किसके सहयोग से बनवाए। इसके लिए UIDAI चुनाव आयोग और फूड डिपार्टमेंट से संपर्क किया गया है। शांता के द्वारा उपयोग किए गए पते सभी अलग अलग हैं, जो सीधे तौर पर फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की तरफ इशारा करती हैं। यह मामला सिर्फ एक महिला के अवैध रहने का नहीं है, बल्कि यह सवाल खड़ा करता है कि विदेशी नागरिक बिना वैध वीजा के हमारे सिस्टम में कैसे घुस सकते हैं और पहचान भी बना सकते हैं। क्या इसमें कोई स्थानीय गिरोह शामिल है जो विदेशी नागरिकों को भारत में स्थायी पहचान दिलाने में मदद करता है? यह घटना देश की सुरक्षा और IT सिस्टम की कमजोरी को भी उजागर करती है। यहाँ एक और भारत डिजिटल पहचान और वन नेशन वन कार्ड की दिशा में बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बिना नागरिकता के व्यक्ति दस्तावेज बनवा रही है, जो चिंताजनक है। फिलहाल शांता पॉल को 8 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की हर एंगल से जांच चल रही है। यह केस आने वाले दिनों में और बड़ी नेटवर्क की पोल खोल सकता है। और अब हम बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट की। मालेगांव ब्लास्ट झूठ की नींव पर गढ़ी गई भगवा आतंक की थ्योरी आखिरकार अदालत में ढह गई। वर्षों तक हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश अब उजागर हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि सबूत झूठे थे, थ्योरी मनगढ़ंत थी। सवाल उठता है, क्या अब उन चेहरों से भी नकाब हटेगा जिन्होंने इस झूठ को फैलाया? क्या परमवीर सिंह अकेले नहीं, बल्कि एक पूरी राजनीतिक लॉबी साजिश के पीछे थी? क्या मोहन भागवत जी, योगी आदित्यनाथ और श्री श्री रविशंकर जैसे राष्ट्रवादी चेहरों को आतंकवादी बताकर देश में खून की नदियां बहाने का प्लान था? क्या सत्ता की लालच में राष्ट्र को बांटने की पटकथा लिखी गई थी? और अब जब सच सामने है, क्या दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम और शरद पवार जैसे नामों से जवाब लिया जाएगा? भगवा आतंक की झूठी थ्योरी गढ़ने वाले मास्टरमाइंड्स की पहचान होगी या फिर यह भी किसी सिस्टम की फाइलों में दबा दिया जाएगा? आज देश पूछ रहा है, कब मिलेगी इस षड्यंत्र के अपराधियों को सजा? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मालेगांव ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट का कल बड़ा फैसला आया और सभी हिंदू निर्दोष बरी हो गए। कोर्ट ने अपने फैसले में जो बातें कही उसका दावा हम बहुत पहले से करते आ रहे थे और कल जब कोर्ट का फैसला आया तब सुदर्शन के एक एक दावों पर मुहर लगती चली गई। वो चाहे साध्वी प्रज्ञा जी की गाड़ी को लेकर हो या कर्नल प्रसाद पुरोहित जी के घर में RDX के झूठे दावे का हो। हम पहले से कहते आ रहे थे कि यह पूरा मामला कांग्रेस की हिंदुओं के प्रति घटिया सोच और हिंदू आतंकवाद साबित करने के लिए केवल षड्यंत्र मात्र है, जो आज साबित हुआ। आज जब पूर्व ATS अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया कि कांग्रेस ने RSS प्रमुख मोहन जी भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को साजिश के तहत इस मामले में फंसाकर जेल में ठूसना चाहती थी, इसके लिए महबूब मुजावर को स्पेशली विशेष तौर पे नागपुर पे भेजा गया। लेकिन महबूब ने कांग्रेस की इस झूठ की कहानी का हिस्सा बनना मंजूर नहीं किया और जिसकी कीमत उन्हें अपना करियर तबाह करके चुकानी पड़ी। या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ,
ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। आपको बता दें कि महबूब मुजावर से पहले इस मामले में सुदर्शन न्यूज के मंच से आरोपी रहे 2 पीड़ित हिंदू रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय और समील कुलकर्णी जी ने भी बताया था कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और योगी आदित्यनाथ जी और श्री रविशंकर के साथ साथ उस समय के वीएचपी के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया जी का झूठा नाम लेने के लिए भी दबाव डाला गया। किस तरीके से जांच एजेंसियां उनके ऊपर झूठा बयान देने के लिए दबाव डाल रही थी, सुनिए उनकी पीड़ा। शपथ खा के मैं आपको बताना चाहूंगा सभी भारतीयों को कि हमने कभी जीवन में जिनको किसी कार्यक्रम उपक्रम या कभी हम मिले नहीं, कभी बात नहीं किया किसी फोन के ऊपर, ऐसे ऋषितुल्य, ऐसे आदर्श जिसको हम भगवान मानते थे, ऐसे श्री रविशंकर जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रवीण तोगड़िया जी, ऐसे लोगों के हमको नाम लेने के लिए प्रताड़ित किया गया कि आप एक सिग्नेचर कर दो, बोल दो 2 सेकंड, न्यायालय में मुकर जाना, आपका क्या फर्क पड़ता है, आप तो सामाजिक वंचित हो, आपको कहां परिवार है, हमें नौकरी करनी है, आपको नहीं पता कि नौकरी क्या होती है क्या नहीं होती है करके। आप तो इस देश की राजनीति जानते हो, इलेक्शन निकल जाएगा, आप छूट जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हमको मारा पीटा किया। मतलब उनका कहना था कि श्री रविशंकर, योगी आदित्यनाथ और भी कुछ नाम, इन लोगों ने बम धमाके किए या आप लोगों को करने के लिए कहे, ऐसा कहने के लिए कह रहे थे? बिल्कुल सर, और मैं बाकी जो ऋषितुल्य व्यक्ति है उनका नाम लेना भी मेरा जीवा अभी ये हो रहा है कि हम कैसे नाम ले सकते हैं उनके, ये हम 10 बार नहीं, आप नहीं ले सकते, लेकिन आपको जिन नामों को लेने के लिए दबाव बनाया गया वो नाम देश के सामने आनी चाहिए। इंद्रेश जी, मोहन भागवत जी, इनका भी नाम लोग कहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उनका कहना यह था कि मेजर साहब आप नाम ले लो, हम उनको उठा लाते और आपको छोड़ देंगे। इस पूरे मामले में एनआईए कोर्ट ने भी माना या कर्नल प्रसाद पुरोहित के घर आरडीएक्स होने का कोई सबूत नहीं मिला। इस बात को हम डंके की चोट पर बहुत पहले से कहते आ रहे थे, लेकिन आज कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के उस दावे पर भी मुहर लगा दी जिसे कोई मानने को तैयार नहीं था। सुधाकर चतुर्वेदी के घर पर आरडीएक्स रखने और षड्यंत्र रचने की पूरी साजिश को समझने के लिए आपको रमेश उपाध्याय और समीर कुलकर्णी जी को सुनना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे आरडीएक्स प्लांट किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि ये बात पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने कही है। ये वही महबूब मुजावर हैं जो आज मीडिया में बयान दे रहे हैं, और उन्होंने क्या क्या कहा वो सब सुना। पूछा जाता है कि आपको आरोपी क्यों बनाया? हमें आरोपी इसलिए बनाया गया कि कांग्रेस का जो षड्यंत्र था, कांग्रेस की जो स्क्रिप्ट थी, उसको हमने हाँ नहीं कहा, हम साक्षीदार नहीं बने, इसलिए हमें आरोपी बनाया गया। हमने आसानी से उनकी हाँ में हाँ मिला के अगर हम भी अगर विटनेस बनते थे तो हम आरोपी नहीं बनते थे सर जी, लेकिन हमने किसी का नाम नहीं लिया। आज हम स्वाभिमान के साथ कह सकते कि हमारे वजह से किसी को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया गया, उसका जीवन बर्बाद नहीं हुआ सर। आपके कुछ साथी गायब हुए जो कहीं मिले ही नहीं, वो कहां हैं? नहीं सर, वो हमारे साथी नहीं थे, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है सर। साथी बनाया गया। बिल्कुल सर, कि पहले तो इस बात को आप समझिए सर कि एक दिलीप पाटीदार करके पूरा केस देश जानता है कि दिलीप पाटीदार को मध्य प्रदेश से उठा के लेके आते हैं मुंबई एटीएस में, वो आज तक वापस नहीं गया। हम गलती से जिंदा है सर आपके सामने इस भारत में सर, लेकिन दिलीप पाटीदार आज तक वापस नहीं गया। कोई कुछ उसका ना पॉलिटिकल ना सामाजिक ना राजनीतिक कुछ उसका बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन तो भी उसके नाम से एक झूठा स्टेटमेंट बनाया गया। उसके आधार के ऊपर हमको 17 साल जेल कटवाए, 17 साल से चक्कर कटवा रहे न्यायालय के, और आज तक वो बंदा जिंदा वापस नहीं गया। उसके बाद में 2 और नाम है, एक है संदीप डांगे और रामजी कलसंग्रा। एटीएस का मुजावर करके एक ऑफिसर है, वो ऐसा न्यायालय में कहता है। मुजावर? हाँ, एटीएस का अफसर कहता है, हम नहीं कह रहे, ये एटीएस का अफसर ऐसा कहता है सर कि 26/11 जो देश के 1947 के बाद में का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, उसके दूसरे दिन संदीप डांगे और रामजी कलसंग्रा इनको जान से मार दिया।
ऐसा एटीएस का मुजावर कहता है। वो जीवन में कभी किसी को नहीं मिलेंगे, एक बात। दूसरी बात, वो ये भी कहता है कि शेखर बगाड़े ने सुधाकर चतुर्वेदी, जो हमारा को एक्यूज बताया है ऑन पेपर, उसके घर के अंदर आरडीएक्स प्लांट करवाया। ये भी शेखर बगाड़े बोलता है। सर, आरोपी गायब, विटनेस गायब, 161 स्टेटमेंट गायब, ओरिजिनल एफआईआर गायब, एफिडेविट गायब। सर, ऐसा बहुत सारा रिकॉर्ड गायब करने की जरूरत क्या पड़ी? सर, क्यों सच्चाई उस वक्त अगर दुनिया के सामने अगर आ जाती तो इतना हमारा जीवन का वक्त बर्बाद नहीं होता था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमें अच्छे वकील नहीं मिले। वहीं एनआईए कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की जांच में जो आरोप लगाए कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी की है या उस पर बम रखा गया था। यह भी सुदर्शन न्यूज के दावे पर एनआईए कोर्ट की मुहर लग गई कि साध्वी निर्दोष थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि उन्हें जुर्म कबूल करने के लिए कितना प्रताड़ित किया गया था। कुछ भी करके ये मुझसे जो खुद स्वयं कहलवाना चाहते थे वो कहलवा लें, बस ये उनकी मानसिकता थी। आरोप स्वीकार करने के लिए कह रहे थे। हाँ, उनका कहना था कि आप स्वीकार करो, तुम स्वीकार करो कि तुमने बम विस्फोट किया है। मैंने कहा मैंने नहीं किया तो मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। तो बस यही था उनका। और उनका तर्क था कि आपने गाड़ी दी है और उस पे आपका नंबर है वगैरह वगैरह फलाना। ये सब बातें वो नहीं करते थे। हाँ, वो बस आप हाँ वो बस ये कहते थे तुम बस ये कहो कि तुमने किया है। और इसमें कौन कौन लोग थे? मैंने कहा जब मुझे इस बात की ही जानकारी नहीं थी कि विस्फोट हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ी अपनी तपस्या में थी। संन्यास हमारा 2007 में हुआ है, जनवरी में माह में। तो ये काल तपस्या काल चलता है। तो मैं आज एनआईए कोर्ट के फैसले ने सुदर्शन न्यूज के एक एक दावों पर मुहर लगा दी है। जो सुदर्शन न्यूज बहुत पहले से डंके की चोट पर कहता आया था कि इस पूरे मामले में हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द कांग्रेस की हिंदू घृणा का सबसे घटिया उदाहरण है। कांग्रेस हिंदुओं से कितनी नफरत करती है वो इस षड्यंत्र से समझा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने जिन निर्दोषों को साजिश के तहत फंसाया, उनका जीवन खराब किया, उनकी प्रतिष्ठा पर दाग लगाए, उसकी भरपाई कैसे होगी? आज पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने जो खुलासे किए, उससे यह बात तो साफ हो जाती है कि हिंदू साधुओं, संतों, नेताओं के पीछे कांग्रेस ने कितनी गहरी साजिश रची थी। क्या अब भी कांग्रेस इस बात से इनकार करेगी कि वह हिंदू टेररिज्म का झूठा षड्यंत्र रच रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जब परम पूजनीय सर संघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत ने स्वतः संस्कृति और संस्कृत को आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बताया तो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी बेचैन हो उठे। क्यों? क्या इसलिए कि भारत अपने स्व को पहचानने लगा है? क्या इसलिए कि अब भारत अपने इतिहास, अपनी भाषा और अपने ज्ञान पर गर्व करना सीख रहा है? संस्कृत केवल भाषा नहीं, भारत की आत्मा है। जिस भाषा में वसुधैव कुटुंबकम की भावना बसती है, जिसे जानना भारत को जानने के समान है, उसे अभी भी जन जन तक पहुंचने से रोकने की आखिरकार साजिश क्यों? डॉक्टर भागवत जी का स्पष्ट संदेश कि संस्कृत को राजाश्रय के साथ अब जनाश्रय भी चाहिए। सरकारें सिर्फ योजनाएं नहीं, संकल्प दें। विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्रियां नहीं, संस्कार दें। संस्कृत को जीवन में लाएं। यही भारत की आत्मनिर्भरता की जड़ है। अब सवाल ये है कि क्या भारत अपने स्व को समझने के लिए तैयार है? क्या संस्कृत को उसका सम्मान मिलेगा? और क्या भारत के ज्ञान परंपरा के पुनर्जागरण से कुछ शक्तियां डरती हैं? और अब हम बात करेंगे बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का रिवीजन किया है। कभी 65 लाख नाम हटा दिए गए और विपक्ष को जैसे लोकतंत्र पर खतरा नजर आने लगा। सवाल ये है कि वोटर लिस्ट को शुद्ध करना अगर अपराध है तो गड़बड़ी कहां थी? चुनाव आयोग ने प्रक्रिया पारदर्शी रखी, लिस्ट सार्वजनिक की, आपत्ति दर्ज करने का विकल्प भी दिया। फिर संसद के अंदर बाहर ये हंगामा आखिरकार क्यों? क्या इसलिए क्योंकि अब बोगस वोटर की पहचान हो रही है? क्या इसलिए कि जो नाम वोट बैंक में गिनती बढ़ाते थे वो अब लोकतंत्र की किताब से बाहर हो रही हैं? राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दल इस शुद्धि पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन आखिरकार क्यों? क्या उनके वोट बैंक की नींव फर्जी नामों पर खड़ी थी? अगर कुछ नाम हटे हैं तो जांच कराइए, आपत्ति दर्ज कराइए, लेकिन लोकतंत्र के सबसे निष्पक्ष संस्था पर आखिरकार सवाल क्यों? आज का सवाल सीधा है, क्या चुनाव आयोग पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके फर्जी वोटरों की सांसें बंद कर दी हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
जब लोकतंत्र का सबसे पवित्र और भरोसेमंद स्तंभ भारत का चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हो, तब उस पर सवाल खड़े करना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि देश की लोकतांत्रिक चेतना पर चोट है। बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आज जारी कर दिया गया है। सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची की फिजिकल व डिजिटल प्रतियां सौंपी है। साथ ही चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है, जिससे कोई भी मतदाता स्वयं अपना नाम देख सकता है और यदि कोई त्रुटि है तो उस पर आपत्ति दर्ज कर सकता है। वहीं विपक्ष इस प्रक्रिया को एक राजनीतिक हथियार बना रहा है। वे बार बार यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि SIR के जरिए चुनावी धांधली हो रही है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि कोई भी बदलाव बिना दस्तावेज और वैध प्रक्रिया के नहीं होता। लेकिन विपक्ष को डर इस बात का नहीं है कि कोई गड़बड़ी हो रही है, बल्कि डर इस बात का है कि अगर सब कुछ साफ हो गया तो उनका वोट बैंक आधारित नैरेटिव ही खत्म हो जाएगा। जनता अब समझ चुकी है कि जब हर सरकारी कामकाज में पारदर्शिता मांगी जाती है और जब वो पारदर्शिता चुनाव आयोग उन्हें दे रहा है तो विपक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए बल्कि स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर आपत्ति हो रही है तो यह जनता के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता और अत्यधिक आक्रामकता का प्रदर्शन किया और कहा कि हमारे पास इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। चुनाव आयोग में ऊपर से नीचे तक जो भी इस काम में शामिल है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप भारत के खिलाफ काम कर रही हैं और यह देशद्रोह से कम नहीं है। आप कहीं भी हो, भले ही आप सेवानिवृत्त हो, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। चुनाव आयोग पर इस तरह से हमला करना लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला है। राहुल गांधी को क्या इस बात की चिंता है कि फर्जी नाम हट जाएंगे या फिर उन्हें अपने वोट बैंक पर आंच आती दिख रही है? चुनाव आयोग ने कोई भी फैसला चुपके से नहीं लिया। लिस्ट सार्वजनिक की गई, प्रक्रिया स्पष्ट है और आपत्ति दर्ज कराने की व्यवस्था भी दी गई है। फिर डर किस बात का है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में अगर कभी कोई बड़ी आपदा आए तो उससे निपटने के लिए अब हम और भी ज्यादा तैयार हैं। दिल्ली एरिया हेडक्वार्टर ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर एक बड़ा और ऐतिहासिक अभ्यास किया है, जिसका नाम है सुरक्षा चक्र। 3 दिन चले इस अभ्यास में भूकंप और रासायनिक आपदा जैसे हालात को असली तरीके से दिखाकर ये परखा गया कि हमारी सेना, प्रशासन और एजेंसियां कितनी तैयार हैं। इनमें 18 जिलों, दर्जनों एजेंसियों और हजारों लोगों ने भाग लिया। खास बात ये रही कि सेना और नागरिक संस्थान एक टीम की तरह काम करते दिखे। पहले दिन रणनीति बनी, दूसरे दिन मिलकर प्लानिंग हुई और तीसरे दिन पूरे एनसीआर में मॉक ड्रिल करके देखा गया कि जमीन पर हालात कैसे संभाले जाते हैं। दिल्ली के 55 से ज्यादा इलाकों में आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर एक्टिव हुए। सेना ने अपनी पूरी ताकत और तकनीक के साथ कमान संभाली।
और सुरक्षा चक्र ने दिखा दिया कि जब देश की सेना, वैज्ञानिक संस्थान और नागरिक एजेंसियां साथ खड़ी हों तो कोई आपदा भी हमारी एकता को हिला नहीं सकता। ये सिर्फ अभ्यास नहीं था, ये देश की सुरक्षा का संकल्प था और हर भारतीय के विश्वास का आधार। आज भारत सिर्फ लड़ने की नहीं, बचाने की भी तैयारी कर चुका है, पूरी ताकत और समर्पण के साथ। तो फिलहाल के लिए आज के जनमत में इतना ही। कल और बड़े मुद्दों के साथ आपके साथ इसी समय पर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।